हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 9th के फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर के इस 4th वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के होने के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन संसार का एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने संपूर्ण संसार में एक नई क्रांति ला दी थी। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में वहाँ के शासकों को, वहाँ के रूलर्स को हिला के रख दिया था और विभिन्न देशों के, यूरोपियन देशों के लोगों ने या वहाँ की जनता ने अब अपने देश की जो राजसी या मोनार्कियल जो रूल था उसको उखाड़ फेंकने की बात सोचने लगे थे, यानी और वो लोग ये चाहते थे कि उनके देश में भी ऐसा कुछ हो जाए जिससे उन्हें इस मोनार्कियल रूल से मुक्ति मिल सके या इस अधीनता से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सके। अब हम फ्रांसीसी क्रांति को या फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कॉजेज को 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला पॉइंट है वो डेस्पोटिक रूल ऑफ लुई 16 का था। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, और जो थर्ड जो रीजन था वो राइजिंग प्राइसेस ऑफ ब्रेड। इसके पश्चात चौथा जो पॉइंट वो है इंस्पिरेशन ऑफ द फिलोसफर्स, यानी दार्शनिकों की प्रेरणा। इसके बाद पांचवा जो रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो था रोल ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि मध्य वर्ग की भूमिका। अब हम इनमें से प्रत्येक रीजंस को या कॉजेज को एक एक करके विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कॉज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वह था लुई 16 का निरंकुश शासन या डेस्पोटिक रूल ऑफ द लुई 16। जैसा हम जानते हैं कि लुई 16 1774 में फ्रांस का रूलर बना था या राजा बना था, और जब वह फ्रांस का राजा बना था तो फ्रांस का खजाना पूरी तरह से खाली था। मीन्स व्हेन ही बिकेम द रूलर ऑफ द फ्रांस he got or he found the empty treasure. Now अब इसके अलावा जो लुई 16 था वो बहुत सारे खर्चों में फंसा हुआ था, जिनमें से पहली चीज थी कि लंबे वर्षों से चलने वाले युद्ध जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़े जा रहे थे। दूसरा कारण था लुई 16 के निरंकुश शासन का वर्साय में स्थित एक बहुत ही शानदार महल जिसके खर्चे बहुत अधिक थे। तीसरा कारण था कि लुई 16 के अंडर कंट्रोल में ही, या जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना तो फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनियों को 13 कॉलोनीज को हेल्प करना शुरू कर दिया था, जिससे भी फ्रांस का धन बर्बाद होता जा रहा था। और यह भी सहायता फ्रांस अमेरिका को ब्रिटेन के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण कर रहा था, क्योंकि इन 13 कॉलोनियों में ब्रिटेन ने रूल कर रखा था या ब्रिटेन उस पर शासन कर रहा था। अतः फ्रांस अमेरिका की इन 13 कॉलोनियों को ब्रिटेन से छुड़ाना चाहता था। इसके बाद दूसरा जो अगला रीजन था लुई 16 के डेस्पोटिक रूलर होने का वो ये था कि फ्रांस के राजा ने बहुत ढेर सारी कर्जे ले रखे थे लोगों से, और अब ये जो लेंडर्स थे वो अब राज्य के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया था इन लोन्स के ऊपर, जो कि फ्रेंच किंग के बस की बात नहीं थी। अतः फ्रेंच रूलर लुई 16 ने थर्ड स्टेट पर या देश में टैक्सेस को बढ़ाने का निर्णय किया, और यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन का बीज बो दिया गया था, क्योंकि पहले से ही जो जनता थी थर्ड स्टेट वो बहुत परेशान थी।
लेकिन जब टैक्स बढ़ाने यानी कि बात होने लगी तो उसे किंग पर और अधिक गुस्सा आया और वे लोग क्रांति का इंतजार करने लगे या कुछ ऐसे समय का इंतजार करने लगे जिससे कि वो लुईस 16 से मुक्ति पा सके। इसके पश्चात जो दूसरा कारण है वो डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, यानी कि फ्रांस का जो समाज था वह 3 भागों में बटा हुआ था, यानी 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। और ये 3 स्टेट्स फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट थे। फर्स्ट स्टेट में जैसा कि आप जानते हैं कि क्लेर्जीमैन थे, यानी कि पुजारी या चर्च से रिलेटेड व्यक्ति होते थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी होते थे, यानी कि किंग या क्वीन के फैमिली वाले या उनके रिलेटिव्स होते थे। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते थे। और ये जो थर्ड स्टेट था वही फ्रांस में टैक्स पेयर था और वही उसी का ही एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, जिसके कारण फ्रांस की सोसाइटी में असंतोष राजा के प्रति बढ़ता जा रहा था। तीसरा जो कारण था फ्रांस की क्रांति का या फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वह था राइजिंग प्राइसेस ऑफ ब्रेड, यानी कि फ्रांस में 1789 के आते आते अनाज की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही थी, रोटी उपलब्ध होना बहुत मुश्किल था। और इसके साथ साथ जो फ्रांस था उस देश में यानी कि जो पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ता जा रहा था, दिन पर दिन बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। यह भी ब्रेड की या ग्रेन्स के प्राइसेस के बढ़ने का दूसरा कारण था। 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, जो 1789 आते आते 28 मिलियन हो गई थी, यानी लगभग 50 लाख लोग बढ़ चुके थे वहाँ की जनसंख्या में। और इस कारण से रोटी और अनाज की कीमतें बढ़ती जा रही थी, उनका डिमांड बढ़ रहा था। और जो उस वर्ष अनाज भी कम हुआ था क्योंकि 1789 वर्ष के दौरान वहाँ बहुत जाड़ा पड़ा था, यानी कि फ्रांस में बहुत कड़ाके की विंटर पड़ी थी जिससे अनाज नष्ट हो गए थे, खराब हो गए थे और कम वहाँ पर पैदा हुए थे, जिसके कारण ब्रेड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। इसके बाद चौथा जो कारण था वो इंस्पिरेशन ऑफ द फिलोसोफर्स था, यानी कि फ्रांस में कुछ ऐसे दार्शनिकों ने जन्म लिया या वहाँ पर थे जिन्होंने वहाँ के लोगों के मन पर अपना गहरा प्रभाव डाला। इन विचारकों में 3 महत्वपूर्ण जो विचारक थे या फिलोसोफर थे वो हैं जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ये जॉन लॉक जो पहले जो फिलोसोफर थे उन्होंने अपनी बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को यह बताने की कोशिश की कि राजा के दैवीय पावर, राजा में जो दैवीय पावर हैं ये बिल्कुल से मूर्खता पूर्वक है, यानी कि राजा के पास कोई भी दैवीय पावर नहीं होना चाहिए, यानी उसे एब्सोल्यूट राइट या रूलर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का राइट होना चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा दार्शनिक जीन जैकस रूसो था उसने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि एक देश का गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए और यदि किसी देश में गवर्नमेंट बनती है तो उसे समाज में रहने वाले व्यक्तियों तथा उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बना होना चाहिए और यह रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ की जनता के प्रति जवाबदेह हों, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। इसके पश्चात जो तीसरा विचारक था या फिलोसोफर था फ्रांस का, उसका नाम मॉन्टेस्क्यू था और इसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ के द्वारा लोगों को या फ्रांस के लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि राजा के पास या किंग के पास
सारी शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए, यानी कि राजा के पास सारे के सारे पावर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि राजा के पावर को भी 3 भागों में यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि राजा एक निरंकुश शासक के रूप में रूल ना कर सके, शासन ना कर सके। इस प्रकार से इन फिलोसफर्स ने फ्रांस की क्रांति में घी का काम किया। जिस तरह से आग में घी ज्वाला को बढ़ा देता है, लपट को बढ़ा देता है, उसी तरह से इन विचारकों ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन नामक आग में घी का काम किया और इन विचारकों के प्रयास से फ्रांस की क्रांति आगे बढ़ी। इसके पश्चात जो अंतिम या 5वां जो कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वह था रोल ऑफ द मिडिल क्लास, यानी मध्य वर्ग की भूमिका। तो मध्य वर्ग की भूमिका भी वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जैसा जानते हैं कि जब फ्रांस में 1789 का समय था, यानी कि 18th सेंचुरी में फ्रांस में या बल्कि पूरे के पूरे यूरोप में एक नए वर्ग का उदय हुआ था, और ये नया वर्ग जो था वो मिडिल क्लास का ही था, यानी मिडिल क्लास का ही था, का उदय हुआ था। और इन लोगों में, इन मिडिल क्लास में सारे पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, जिनमें से कुछ लॉयर्स थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ आर्टिशंस थे। तो यानी ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे या जो बुद्धि का प्रयोग करते थे। और इन लोगों ने जब महान दार्शनिकों के या फिलोसफर्स के किताबों को पढ़ा, उनके बातों को समझा, तो ये लोग भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे अग्रणी यानी कि सबसे आगे रह करके लोगों को संदेश दिया। और इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया तथा देश से, फ्रांस से जो मोनार्की थी उसको उखाड़कर फेंकने में मदद किया। तो इस प्रकार से बच्चों, यानी कि ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 5 कारणों पर निर्भर था। अतः अगर